Dear students, today we are going to study our next essay. So, for this, you are advised to open page number 222. You are advised to open the page number 222. Please do fast. Next essay we are going to study here. The title of this essay is A Dream I Can't Forget. A Dream I Can't Forget. This essay we are going to study today. So, let's start. Where there is a light, there is a dark. जहां कहीं भी लाइट होती है, रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी होता है. वेयर देर इज ए प्लेजर देर इज ए पेन. और जहां कहीं खुशी होती है, वहां दुख भी होता है. दस लाइफ इज चेकर्ड बोर्ड ऑफ जॉयज एंड सोरोज. इसलिए जो लाइफ है वो एक चेकर्ड बोर्ड की तरह है, एक खानेदार बोर्ड की तरह है, जहाँ पे जॉयज भी होता है और सोरो भी होता है. ड्रीम्स दैट आर प्लेजेंट आर लव्ड बाय ऑल, फोर दे लीव बिहाइंड प्लेजेंट मेमोरीज. ऐसे ड्रीम जो अच्छे होते हैं, सुखदायी होते हैं, वो उनको सभी को वो अच्छे लगते हैं. सभी इस तरह के ड्रीम्स को प्यार करते हैं, क्योंकि वो ड्रीम्स जो होते हैं एक अच्छी मेमोरी को छोड़ जाते हैं. बट वेन दे आर अनप्लेजेंट, दे बिकम अ हॉन्टिंग नाइटमेयर. और जब कभी हमारे ड्रीम्स अनप्लेजेंट होते हैं, सुखदायी नहीं होते, दुख दुख देने वाले होते हैं, तो एक हॉन्टिंग मेयर, एक डरावने सपने की तरह बन जाते हैं. I once had such a horrible dream that the mere thought of it makes me shudder. तो उत्तर कहता है कि एक बार मैंने इसी तरह का हॉरिबल ड्रीम देखा था, और उसकी जस्ट सोच से, यानी कि उस ड्रीम के बारे में जस्ट सोचने से ही मैं बिल्कुल कांप जाता हूँ. आई ट्राई टू फॉरगेट इट बट इट हॉन्ट्स एंड परस्यूज मी. और जब कभी मैं इसको भूलने की कोशिश करता हूँ, ये सपना मुझे डराता है और मेरा पीछा करता है. So basically, dear students, I have told you our essay is divided into three parts. First is introductory part, second is body, and third is conclusion. So by this, I think you may have understood that we are going to talk about a nightmare. Nightmare means like a horrible dream, right? So author wants to share his experience of a dream which was very haunting. Now come on the next paragraph. I dreamt that I was enjoying myself इन अ रोबोट इन अ कंपनी ऑफ माई कजन वेनु. तो उत्तर कहता है कि मेरी कजन, एक कजन था मेरा जिसका नाम वेनु है. और तो उसके साथ में, तो मैंने अपने ड्रीम में देखा कि मैं उसके साथ एक रोबोट में, रोबोट मीन्स एक ऐसी बोट जो चप्पू से चलती है, उसके साथ में इंजॉय कर रहा हूँ, रोबोट में बैठा हूँ अपनी कजन वेनु के साथ. इट वॉज ए ब्राइट सनी डे. जो डे था वो ब्राइट था और सनी था. एंड टू ऑफ अस वर हैविंग ग्रेट फन, सिंगिंग, जोकिंग, टीजिंग. और हम दोनों बहुत ही मजे कर रहे थे, गाना गा रहे थे, फन कर रहे थे, जोक कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे. ऑल ऑफ अ सडन वेनुस बैग फेल इनटू द वाटर. तभी क्या हुआ, जब हम बोट में बैठे थे, जो मेरा फ्रेंड था वेनु, उसका जो बैग था वो पानी में गिर गया. He started groping for it with his hand while I tried to keep the balance of the boat. तो उसके बैग गिरने के बाद, वेनु का जब बैग गिर गया, तो उसने कोशिश की कि अपने हाथ से उस बैग को ढूंढ ले पानी के अंदर, और उस समय मैंने उस बोट के बैलेंस को बना के रखने की कोशिश की. We were both settled by a sudden sound in the water. हम दोनों ही एक सडन साउंड के कारण हम चौंक गए. पानी में कुछ ऐसा साउंड हुआ जिसको देखकर हम चौंक गए. We turned round and found ourselves staring down the throat of the crocodile, nearly 4 meters long, its jaws open like a giant trap. तो जैसे ही हमने मुड़ के देखा, तो हमने देखा एक वहां पे क्रोकोडाइल था, जो लगभग 4 मीटर बड़ा था, और उसने अपनी जो, यानी कि अपना जबड़ा पूरा खोला हुआ था. वी वर नम विद फ्राइट. हम बिल्कुल सुन्न हो गए डर के कारण. वेनु रेज हिज लेफ्ट आर्म इन ए जेस्चर ऑफ डिफेंस. रेनू ने अपना लेफ्ट जो आर्म था वो ऊपर उठा लिया अपनी डिफेंस के लिए, बचाव के लिए. द ब्लिस्टरिंग रोज ऑफ शार्प टीथ स्नैप टुगेदर, इट्स जो फर्मली फिक्स्ड ऑन द वेनुस आर्म.
तो उत्तर अपने ड्रीम की बात बता रहा है कि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया तो उस जो क्रोकोडाइल था उसके जो शार्प टीथ थे और उसके जो के अंदर उसने एकदम अपने जो बंद कर लिया, यानी कि उसने उसके हैंड के ऊपर, आर्म के ऊपर अटैक कर दिया। इट्स जो फर्मली फिक्स्ड ऑन वेनुस आर्म, और उसकी जो बिल्कुल फिक्स हो गई, यानी कि उसने अपने जबड़े में उसके हाथ को पकड़ लिया। वेनु gasped in anguish and cried for help as he fell into the water. फिर मेरा फ्रेंड वेनु, मेरे कजिन वेनु पानी में गिर गया। उसने वो दर्द के कारण बहुत कराया और उसने हेल्प की, हेल्प के लिए क्राई किया उसने। आई सो ब्लड गशिंग फ्रॉम वेनुस आर्म, तो मैंने तभी वेनु के जो आर्म से एक बहाव को देखा, कि खून के बहाव को देखा। बट आई स्टूड डिवाइडेड विद द हॉरर एंड फॉरगेट टू स्टीर द बोट, और तब मैंने उसको देख के बिल्कुल मैं सुन हो गया उस डर के कारण, और मैं भूल गया कि मुझे अपने बोट को संभालना है, बोट की तरफ जाना है। He desperately tried to free himself from the iron grip of the crocodile, but the ugly monster tightened its hold on him. उसने पूरी कोशिश की, मेरे फ्रेंड वेनु ने, मेरी कजन वेनु ने अपने आप को उस ग्रिप से बचाने के लिए, उस क्रोकोडाइल से बचाने के लिए, परंतु उस अगली से मॉन्स्टर ने अपनी ग्रिप को और ज्यादा टाइट कर लिया उसकी आर्म के ऊपर। As soon as I recovered my wits, I started screaming for help. जैसे ही मैंने होश संभाला और तभी मैंने उस हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। But there was no one around. परंतु वहां पे कोई भी नहीं था। The crocodile was splashing with the renewed fury. जो क्रोकोडाइल था वो स्प्लैश कर रहा था पानी में और एक डर को फैला रहा था। The water had reached above Venus' waist. Now he had despair written on his face. अब जो वोटर था उसकी वेन्यू के वेस्ट तक पहुंच गया था और उसके चेहरे पे एक बिल्कुल ही डर दिखाई दे रहा था। आई थॉट आई हैड लॉस्ट हिम, और मुझे लगा था कि अब मैंने उसको खो दिया है, यानी मुझे लगा कि मैंने अपने कजन वेन्यू को खो दिया है, वो अब नहीं बचेगा। आई लैश्ड आउट ऑफ एट क्रोकोडाइल विद द ओर इन माई हैंड एंड इट रिलीज्ड वेन्यूज आर्म। और जैसे ही मैंने फिर क्या किया, जोर से, लैश आउट का मतलब होता है जोर से मारा। क्या मारा? ओर को। ओर क्या होता है? उस बोट से को चलाने वाला जो चप्पू होता है, उसको मैंने उस क्रोकोडाइल पे मारा और उस क्रोकोडाइल ने मेरे फ्रेंड वेन्यू की आर्म को छोड़ दिया। But to my horror, it broke through the water again with a noise and splash and came towards me. परंतु मेरे को और डराया इस बात ने कि जब उसने दोबारा पानी में स्प्लैश किया उस क्रोकोडाइल ने, और फिर वो मेरी तरफ आने लगा। I staggered my face, डेथली वाइट एंड एक्सप्रेशनलेस। तभी उसको देखकर मैं आगे बढ़ा, यानी कि उससे दूर जाने लगा, और तभी मेरे फेस पे एक वाइट सा, एक और एक्सप्रेशनलेस एक इमोशन से आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अब मरने वाला हूं, तो मरने के बाद जो वाइटनेस आ जाती है तो वो मेरे फेस पे आ गई थी। मैं बहुत डर गया था। द क्रोकोडाइल गेव अ शार्प टग टू द बोट, उस क्रोकोडाइल ने इस बोट को एक झटका दिया। आई स्वेप्ट ऑफ माई फीट एंड वॉज अंडर द वाटर, और मैं उस पानी में गिर गया। आई वोक अप स्क्रीमिंग डेस्परेटली फॉर हेल्प, मैं डेस्परेटली फिर हेल्प के लिए मैं चिल्लाना स्टार्ट किया। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट आई वॉज इन माई बेड। तो उत्तर कहता है कि मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ इस बात को देख के कि मैं तो अपने बेड पर था। एंड माई मदर वॉज स्टैंडिंग नियर मी, और मेरी मदर मेरे पास खड़ी हुई थी। फॉर अ मोमेंट आई कुड नॉट बिलीव, एक मोमेंट के लिए मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हुआ कि अभी तो मैं उस क्रोकोडाइल के पंजे में था और अब मैं यहाँ कैसे पहुंच गया हूँ। दैट आई हैड बीन ड्रीमिंग, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी फेथ नहीं हुआ कि मैं सपना देख रहा था। माई मदर रीअश्योर्ड मी दैट इट वॉज ओनली ए ड्रीम, मेरी मदर ने मुझे रीअश्योर्ड किया, विश्वास दिलाया कि तुम एक सपना ही देख रहे थे। आई फेल्ट कंफर्टेड, तो मैंने कुछ शांति महसूस की। बट टिल टुडे आई कैन फील द चिल इन माई स्पाइन, और आज भी मैं वो डर को अपनी स्पाइन में, अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। माई हार्ट स्टार्ट थम्पिंग when someone invites me for a picnic near hotel, और मेरा हार्ट जोर से धड़कने लगता है जब कोई मुझे इनवाइट करता है पिकनिक के लिए, स्पेशली पानी के पास, तो मुझे वो सपना याद आता है और उसको देख के मैं डर जाता हूँ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, once again I tell you, in the essay we can write more than one paragraph,
There is a no limit, or there is a no rule. We have to write 2 paragraph or 3 paragraph. It can be narrative, means like any incidents happened in the past with you, so you can narrate that incidents. So this is called a essay writing. So this essay you have to write in your fair notebook, then you have to learn, then you have to do practice of this essay in your practice notebook, right? Now please come on the chapter number 10. Chapter number 10, please open fast. Verbs modals. So now we are going to understand about the modal helping verbs. These are called helping verbs and auxiliary verbs. Modals. Look at the following sentences. You should regularly visit your dentist. They must attend tomorrow's meeting. May I use your pen, please? You can park the car in front of our house. You may take this book home. Could you open the door, please? In these sentences, the part of the verbs printed in bold letters are called modals. Modals help to express the mood or attitude of the speaker. So, dear students, now here we have to understand which words are in the bold letters. These words are modal helping verbs, right? Basically, these words express the attitude of speaker or mood of speaker, right? A verb used in express the mood or attitude of a speaker is called a modal. The moods and attitudes expressed in the sentence given above are basically we tell advice, necessity, permission, giving permission that can be formal or informal, polite request. These moods and attitudes we express by the modal helping verbs. जो modal helping verbs होती हैं वो किसी व्यक्ति के मूड को या एटीट्यूड को शो करती हैं. वो जो मूड होता है, एटीट्यूड होता है, वो बेसिकली क्या होता है? कोई एडवाइस हो सकती है, किसी बात की नेसेसिटी हो सकती है, कोई परमिशन हो सकती है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है. So now let's understand commonly used modals. The most commonly used modals are can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, and dare. So these are the commonly used modal helping verbs. Modals are used to suggest permission, ability, possibility, suggestion, advice, duty, obligation, promise, intentions, request, necessity, compulsion, provisions, wish. So these are the senses and these are the moods by these things we express by the help of modal helping verbs. Modals are always followed by a main verb. They can't stand on their own unless they are used in a question tag. In the above examples we have used. जो modal helping verbs होती हैं उनके साथ हमेशा मेन वर्ब आती ही आती है, पक्का आती है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिना मेन वर्ब के हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते. सिर्फ क्वेश्चन टैग करते हुए, यानी कि जब हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं उस समय हम बिना मेन वर्ब के भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब को बिना मेन वर्ब के कहीं नहीं यूज करते. However, in question tag, modals can be used alone. You can lift this box, can't you? The science teacher will not take this class, will he? तो जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं उस समय मॉडल हेल्पिंग वर्ब को बिना मेन वर्ब के भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है. अदरवाइज हम उनको यूज नहीं कर सकते बिना मेन वर्ब के. सेकेंड पॉइंट, modals do not change from with the person and number of the subject. You must go, he must go, I must go, we can go, she can go, they can go. Second point we have to understand, dear students, we can't change the modal helping verb according to the person or number of subject के number और person के according हम modal helping verb को change नहीं करते. जैसे हम tenses में करते हैं, he has gone, they have gone, मैं ही के साथ हैज यूज कर रहा हूँ, दे के साथ हैव यूज कर रहा हूँ. परंतु जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग हम कभी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते. अगर कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आती है तो वो ही के साथ भी आएगी, आई के साथ भी आएगी, वी के साथ भी आएगी, राइट? तो नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के उनके अनुसार चेंज नहीं होती.
The main verb used after a modal must be in the root form. Present participle, past participle form of the verb are never used with a modal. So third point we have to understand, always we need to use the root form of the modal helping verb. Sorry, main verb after the modal helping verb. तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हमें हमेशा ही वर्ब की रूट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है, राइट? दीज आर थ्री रूल्स. Let's understand for permission. Permission may, can, and could. May, can, and could are used to suggest permission. Can is informal, may is polite, could is more polite than may. तो जब कभी हमें किसी से परमिशन लेनी हो, आज्ञा लेनी हो, उस समय हम कैन को, मे को या फिर कुड को यूज कर सकते हैं. जब हमें जिससे परमिशन लेनी है वो परमिशन हमारी इनफॉर्मल हो. इनफॉर्मल का मतलब कि हम ऐसे पर्सन से परमिशन ले रहे हैं जिनके साथ हमें फॉर्मेलिटी ना करनी पड़ती हो. जैसे आप अपने फ्रेंड से परमिशन लेते हो, राइट? अपने ब्रदर से या सिस्टर से परमिशन लेते हो, तो उनके साथ परमिशन लेते हुए हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, तो वहां से आप कैन से परमिशन ले सकते हो. परंतु जब अपनी पोलाइटनेस शो करनी हो तब आपने मे यूज करना है. जब अपनी विनम्रता शो करनी हो अपनी रिक्वेस्ट के अंदर तो आपने मे यूज करना है. और फिर अगर आपने विनम्रता बहुत ज्यादा शो करनी हो तो हमने कुड यूज करना है, यानी कि कुड में मे से ज्यादा विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस शो होती है, राइट? So can we can use, and can, may, and could we can use for taking permission when our permission is informal. So we can use can, but when we want to show the politeness in our permission, so we can use may. If you want to show more politeness, then we can use could, right? So these are the examples of this. Next point. So according to this understanding, you need to fill the exercise number 1. Fill in the blanks with can, may, or could. Polite, very polite, informal. So hints are written here. According to the hints, you need to fill the options. Come on, the E point, ability, can, could, be, able to. The idea of ability is expressed by can in this sense. Can means be able to, be capable, know how to. Ability in the past is expressed by could. Can and could also suggest opportunity. Patel can keep wickets. Patel could keep wickets. Patel could keep wickets, and Patel was able to keep wickets. So, dear students, we have to understand here whenever we have to show the ability of doing something. हमें कभी भी किसी बात की क्षमता को शो करना है, किसी काम को करने की क्षमता को शो करना है, तो हम कैन, कुड या बी एबल टू को यूज करते हैं. अगर वो क्षमता प्रेजेंट की हो, जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत तेज भाग सकता हूं, तो मैं अपनी क्षमता को शो कर रहा हूं. मेरे पास वो एबिलिटी है बहुत तेज भागने की, और वो एबिलिटी प्रेजेंट की है, तो मैं यूज कर सकता हूँ कैन. आई कैन रन वेरी फास्ट. परंतु अगर वो एबिलिटी पास्ट की हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, आई एम टेलिंग द एबिलिटी. So here I can use could. I could run very fast, right? Instead of could, you can use was or were able to. कुड के स्थान पे वॉज और वर एबल टू भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं बोल सकता हूं मैं बहुत तेज भाग सकता था, आई कुड रन वेरी फास्ट, और यही बोल सकता हूं आई वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड what are the differences between able to or like able to और could. एबल टू और कुड में क्या डिफरेंस है हमें ये समझना है. देखो, जब मैं कहता हूं कि जब मैं यूज करता हूं कुड, इट मींस आई हैड एबिलिटी, मेरे पास एबिलिटी थी, परंतु मैं ये नहीं शो कर रहा कि मैंने वो काम किया है नहीं किया. परंतु अगर मैं यूज करता हूँ आई वॉज एबल टू, इट मीन्स आई हैड एबिलिटी एंड आई डिड दैट वर्क, राइट? लाइक सम एग्जांपल्स आर हियर, लाइक आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत तेज भाग सकता था, आई कैन से दैट आई कुड रन वेरी फास्ट. अब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत तेज भाग सका, यानी कि मुझे कुछ चांस मिला ऐसा, या कुछ अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, इसकी वजह से मैं बहुत तेज भाग सका. एबिलिटी तो थी मेरे पास, परंतु मैं ये काम कर सका, तो हम यूज करेंगे वॉज या वर उसके साथ एबल टू, राइट? आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता था. आई वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सका, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. Ability or like capability, can ability in the present, could ability in the past, be able to can suggest anytime, can could general ability, be able to general ability, ability in the particular situation. So these things we have discussed here.
So according to this understanding, you need to do the exercise number 2 in these sentences. Replace be able to and be capable of can or could. Can और could को आपने यानी कि be able to हटा के आपने can या could fill करना है. Present की बात हो तो can fill कर दो, past की बात हो तो could fill कर दो. James was able of swimming across the English Channel. So we can say James could swim across the English Channel, right? So in this way, you need to remove be able to and be capable of, right? Next point, possibility may, might, could. हम possibility के लिए भी may, might और could को use कर सकते हैं. Possibility means संभावना, right? May suggest a good possibility. जब किसी बात की possibility ज्यादा हो, अच्छी possibility हो, तो उसके लिए हम may use करते हैं. Don't worry, your purse may be in your bag. हम किसी को surety दे रहे हैं कि आपका पर्स आपके बैग में ही होगा. Possibility उस बात की ज्यादा है. Might suggests a weak possibility and could a still weaker possibility could also expresses a very weak possibility in the future. Look at the use of could in these sentences. I am glad she could come yesterday. Ability in the past. She could come tomorrow. A very weak possibility in the future. So dear students, we have to understand here whenever we have to show the possibility, so we can use may, might or could whenever we have to show good possibility. So for that sense, we should use may, and whenever we have to show low possibility, we need to use might. But whenever we need to show very low possibility, we should use could. Like, so like some examples are here. Like we can say that जैसे एक पर्सन है, तुम जिस उसको जानते हो बहुत अच्छे से और वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, आप कह सकते हो वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है. यानी कि आप आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आप बोलते हो कि शायद वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, तो आप बोल सकते हो ही मे प्ले क्रिकेट वेरी वेल. आप एक पर्सन को जानते नहीं हो, ठीक है, आपको लगता है कि शायद वो खेल पाएगा, तो आप बोल सकते हो शायद ही वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, तो आप बोल सकते हो ही माइट प्ले क्रिकेट वेरी वेल. बट आपने उसको देखी है उसकी क्रिकेट, वो बहुत गंदा खेलता है, बहुत अच्छा नहीं खेलता, तो उसके अच्छे खेलने के चांसेस बहुत कम है, तो आप बोल सकते हो शायद ही वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है. हम कह सकते हैं ही कुड प्ले क्रिकेट वेल. तो मे, माइट एंड कुड वी कैन यूज फॉर showing the possibility. May for good possibility, might for weak possibility, and could for very weak possibility. So according to this, you need to fill the exercise number 3. Next, suggestion, advice, duty means obligation, should or ought to. Should is used to express suggestion or advice. जब हमें किसी को कोई सलाह देनी हो, कोई suggestion देना हो या advice देनी हो, उस समय should को use करना चाहिए. Like, should we start packing the luggage? क्या हमें luggage को पैक कर देना शुरू कर देना चाहिए? हम सामने वाले से एडवाइस ले रहे हैं, लेने या देने के लिए हम should को यूज कर सकते हैं. सजेशन किसको देना हो या लेना हो, we can use the should. ought to is a little stronger than should. It suggests that something is right thing to do. It also conveys a sense of duty. जब हमें किसी काम करने की ड्यूटी हो, यानी कि वो हमारा कर्तव्य है कि हमें वो काम करना चाहिए, तो उस अगर उसके रिगार्डिंग हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो वहां हमें ought to यूज करना चाहिए. जैसे you ought to take care of your old parents. तुम्हें अपने ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है. तो उसके लिए हमें एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो वहां पे हमें ought to यूज करना चाहिए. तो should और ought to we can use for suggestion, advice and duty. Difference is that when something is your duty and we are giving the advice regarding that, so we should use ought to, otherwise we should use should. एंड फॉर दोज वर्क विच आर राइट टू डू, ऐसे काम जो करने सही होते हैं उनके लिए भी हम ought to यूज कर सकते हैं. लाइक यू aren't कीपिंग फिट, तुम फिट नहीं हो. यू ought to go for morning walk every day, तुम्हें हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए. सो इट इज द राइट थिंग टू डू, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ought to, राइट. नेक्स्ट, promise, will or shall. Will and shall are used to suggest promise. Normally, we use shall with only first person subject and will with all persons. But if a promise is to be suggested, we use will with the first person subject and shall with the other subject. देखो हमें पता है कि हम फर्स्ट पर्सन
इधर सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, बाकी हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे समझना है कि हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि आई और वी के साथ विल यूज कर सकते हैं, बाकी सभी के साथ शैल यूज कर सकते हैं, अगर उस सेंटेंस में कोई प्रोमिस की सेंस हो, वादा करने की या पूरा करने की कोई सेंस हो। जैसे कि वी विल अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, वी विल अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, सो वी आर गिविंग द प्रोमिस, हम प्रोमिस दे रहे हैं कि हम वो जो आपके ब्रदर की मैरिज है उसको अटेंड करेंगे, सो वी कैन यूज हियर विल। You shall get a new bat on your birthday. So we are giving the promise. That's why we can use here shall, right? तो will के स्थान पे shall use कर सकते हैं, shall के स्थान पे will use कर सकते हैं अगर किसी सेंटेंस में promise की सेंस हो। Since it is now common to use will with the old subject, the force of promise in will has almost disappeared. We will now say. देखो बेसिकली हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं, वो प्रोमिस की सेंस ऑलमोस्ट रिमूव हो गया, डिसअपीयर हो गया, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज कर सकते हैं। वी विल सर्टेनली अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, हम ज्यादातर ऐसे कहते हैं, सर्टेनली या डेफिनेटली ये वर्ड्स होते हैं प्रोमिस की सेंस को जो शो करते हैं, हम वो यूज कर लेते हैं। वी प्रोमिस टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, तो इस तरह हम सेंटेंस में शैल को ना यूज करके विल यूज कर लेते हैं और उसके साथ कुछ और वर्ड्स लगा देते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वेस्ट, वुड, वुडंट, sorry, would, won't, can, could. Would, won't, can, could we can use uh, for making request, like will you leave me alone please, क्या तुम मुझे प्लीज अकेला छोड़ दोगे। could you buy me some woolens, क्या तुम मेरे लिए कुछ वूलन्स बाय कर दोगे, कर सकते हो। would you switch on the fan, polite request। can I have some tea, informal request। won't you have something to eat, have something to eat। there is a not much difference in these forms and we can use any of them। तो हमें ये समझना है कि विल को और वुड को और वुडंट को, सॉरी वोंट को और कैन को और कुड को हम यूज कर सकते हैं जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, राइट। जैसे मैंने आप किसी को कहना है कि फैन बंद कर दो, तो मैं से बोल सकता हूँ विल यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन, या मैं बोल सकता हूँ कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन, या बोल सकता हूँ वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन, राइट। तो मैं ये सारे वर्ड्स यूज कर सकता हूँ किससे रिक्वेस्ट करने के लिए, राइट। So on the behalf of this, you need to do exercise number 4. Get me a cup of tea. Could you get me a cup of tea? Would you get me a cup of tea? आपने ये जो सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उनको आपने कुड से और वुड से फॉर्म करना है, रिक्वेस्ट करनी है। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट जे पॉइंट, नेसेसिटी, कंपल्शन, मस्ट, हैव टू, had to, have got to, will have to। I'm getting late. I must take a cab. Necessity. You must pay the dues on time. Necessity or compulsion. In the army, you have to polish your shoes yourself. Compulsion. Since he was at home, I had to wait for him. Necessity. I have got to finish this work for by evening. Necessity. Compulsion. I will have to go and get some medicine. Necessity. Necessity means jarurat and compulsion means like forceness. We can say majburi। तो जब हमें नेसेसिटी या कंपल्शन को शो करना हो तो हम मस्ट, हैव टू, हैड टू या हैव गोट टू या विल हैव टू यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे अवश्य ही ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो वहां पे मैं एक नेसेसिटी को शो कर रहा हूँ, मुझे उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई मस्ट रीड दिस चैप्टर। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो मैं एक कंपल्शन की बात कर रहा हूँ, फोर्स की बात कर रहा हूँ कि इंटरनली मैं नहीं चाहता परंतु मुझे कोई फोर्स करता है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू रीड दिस चैप्टर। उसी तरह अगर आप पास्ट की बात करते हो कि मुझे वो चैप्टर पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड दिस चैप्टर, और उसी तरह फ्यूचर की बात करते हो तो आप बोल सकते हो आई विल हैव टू रीड दिस चैप्टर, मुझे वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट। हैव गोट टू यूज कर सकते हैं हैव टू के स्थान पर। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे चैप्टर पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड दिस चैप्टर, मैं ये कह सकता हूँ आई हैव गोट टू रीड दिस चैप्टर, right? So these are the uses of must, have to, had to, have got to, will have to। must have to, must suggest the desire of speaker, have to suggest an external compulsion। जब हमें किसी काम करने की इंटरनल कोई डिजायर हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे उससे अवश्य ही मिलना चाहिए, मैं एक इंटरनल डिजायर बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए जरूरी है, कि मेरे लिए करना, तो मैं बोलूंगा यूज करूंगा मस्ट। परंतु कोई बाहर से मुझे फोर्स करे, तुम्हें उससे अवश्य ही मिलना पड़ेगा, तो तब मैं ये यूज कर सकता हूँ हैव टू, राइट।
So these are the basic difference. Now prohibition, must not, ought not to. जब किसी काम को करने की मनाही हो तो मनाही के लिए, यानी कि हमने मना करना उस काम करने के लिए मस्ट या ought not to यूज कर सकते हैं. लाइक cars must not be parked in front of the gate, it's prohibited. तो ये इस बात की मनाही है. You ought not to make fun of old man, it's your duty, you should not. तो वहां पे आपने ought to यूज करना है, यानी कि जब किसी काम को मना करना है तो must not या ought not to यूज कर सकते हैं. Wish, may is a normally used to express a wish. जो मे वर्ड है हम ज्यादातर विश को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. जैसे हम किसी को कहते हैं कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, भगवान करे तुम ये चैप्टर समझ में आ जाए, हम विश कर रहे हैं, राइट. तो वहां पे हम मे को यूज कर सकते हैं. मे यू रिलीज योर एम्बिशन, may god bless you with the peace and contentment, right. So in this way we can use the may. Dare, I dare not climb that tall tree. The child dared not complain. Dare you challenge him to fight? No, I dare not, or daren't, we can say. डेयर का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है हिम्मत करना या साहस करना. जब हमें किसी को कहना हो कि क्या तुम्हें वो काम करने की हिम्मत है, क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत है, साहस है. तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि नहीं वाले और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, जब हमने ये कहना हो कि क्या तुम्हें हिम्मत है, क्या तुम्हें साहस है, तो डेयर का लिटरल मीनिंग होता है हिम्मत का होना या साहस का होना. तो उसके लिए हम डेयर को यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. डेयर एज ए मॉडल मीन्स नॉट टू बी अफ्रेड. इसका मॉडल का मीनिंग होता है कि ना डरना, यानी कि हिम्मत का होना. टू डू समथिंग, किसी काम को करने में ना डरना. इट इज यूज्ड मोस्टली इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन क्वेश्चंस. सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू. Like he dares to do what he likes, not used often, is not afraid to do what he likes. जब हमें सिंपल सेंटेंस बोलना हो तो डेयर ज्यादातर यूज नहीं होता, उसकी स्थान पे होता है इज नॉट अफेयर टू डू. जब सेंटेंस नेगेटिव बोलना हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलना हो जहां पे हमने ये सेंस देनी हो क्या तुम में हिम्मत है, या हमने ये कहना हो कि मुझ में हिम्मत नहीं है या उसमें हिम्मत नहीं है, तो वहां पे हम डेयर को यूज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंस यू नीड टू फिल एक्सरसाइज नंबर 5th and 6th and 7th. Now students, if you want to ask anything, please come forward, raise your hand.